कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। तो लो, मैं हाजिर हो गया, आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। पहले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है इसके बारे में बात की, और मैंने आपको स्पेसिफाई किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो पहले हमने बेसिक क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, नॉर्मल इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, कैसे रिएक्शन होती हैं, कौन डिपॉजिट होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन, इन सब के बारे में बात किया। और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो देख भी लिया है, प्रॉपर रिवाइज भी कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या चाइनीज मार दिया, मतलब ये क्या इंग्लिश मार दिया आपने सर, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है? तो मेरे भाई, मैंने अभी बोला कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ये जो कैटायन है वो कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे सर। एनायंस कहाँ जाते हैं? आपने बोला सर एनोड पे जाएंगे। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कितना, हाउ मच, कितना कैटायन जाएगा कैथोड पे? अमाउंट बताओ कैटायन का। एनायन जा रहा है एनोड पे, कितना जाएगा, कितना ग्राम जाएगा भाई, कितना ग्राम, कितना मोल? अगर मैं ये पूछूं तो मैं जब कितना पूछूं, हाउ हाउ मच अमाउंट डिपॉजिट होगा टुवर्ड्स द कैथोड या एनोड, तो मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वांटिटी के बारे में। तो आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में? इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड या एनोड पे जो भी डिपोजिशन होगा वो कितना होगा, क्वांटिटी कितनी होगी सर। इसलिए हेडिंग क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कितना होगा इसके लिए भैया जी कौन से आए सज्जन? फेराडे भैया। फेराडे भैया ने 2 लॉ दिया, तो उसी को नाम दिया गया फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो 2 लॉ हैं जो हमें बताएंगे कि हम क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट के बारे में कैसे बात करें। चलो एक एक करके करते हैं, बड़ा आसान है। अच्छा, खुद से सोचो तुम, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म हो रही है और आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। अच्छा, एकदम सही। तो अब केमिकल एनर्जी मतलब यही अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड और एनोड पे, तो कितना डिपॉजिट होंगे? इतना सिंपल सी बात है सर, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। भाई आप सोच के देखो ना, आप जितना देर इलेक्ट्रिसिटी देते हो उतनी तो बैटरी चार्ज होती है ना? तो सिंपल सा फंडा है। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, क्यू, उतना ही क्या होगा? उतना ही क्या होगा प्यारे बच्चों? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं, हेलो प्यारे बच्चों, कितना? मैं लिख सकता हूं W। मतलब उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा सर जितना हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। कितना सिंपल सा फंडा है ना? यही फेराडे का फर्स्ट लॉ है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? देखिए ध्यान से, कहता है कि अमाउंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन या मास ऑफ द सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास टू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। आपके सोल्यूशन से सर जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, या दैट मींस उतनी ही केमिकल रिएक्शन होगी सर इलेक्ट्रोड्स पे। है ना? सिंपल, कितना कितना आसान समझ में आ गया कि सही बोल रहे हो सर, जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे। बस यही तो है फर्स्ट लॉ। कितना सिंपल है, क्लियर है एकदम, आप बात को समझ गए है ना? स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो अब करना क्या है, जैसे मैंने माना कि W ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है जब हम Q कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, या उल्टा लिखता हूं तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q। या मैं प्रोपोर्शनल की साइन को हटा रहा हूं तो मैं लिख दूंगा W इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा Z। Z क्या है? Z क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। Z को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चलो मैं दिखाई देता हूं आपको। Z क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। W इक्वल टू ZQ। और आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, ये फॉर्मूला तो सबको पता है, Q इक्वल टू क्या होता है? I और T। तो यही फॉर्मूला W इक्वल टू ZQ क्या हो गया? W इक्वल टू ZIT, जहां पे I क्या है? करंट, T क्या है? टाइम। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? W इक्वल टू ZIT। W क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। Z क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। I क्या है? करंट इन एम्पियर। T क्या है? टाइम इन सेकेंड। ठीक, अब मान लो तुमने 1 एम्पियर करंट पास किया अपने सोल्यूशन से,
कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक। तो आई भी वन, टी भी वन, तो क्या हो गया? डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? जेड। अब सोचो सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया बेटा कि मान लो आपसे कोई पूछ दे कि जेड बताओ क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तब क्या बोलोगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट देखो किसके इक्वल है? डब्ल्यू के। कब? जब 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से पास किया जाए, तो जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, वही कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। सिंपल है, ये डिफिनेशन तो बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। भाई व्हाट इज द जेड? जेड क्या है सर? डब्ल्यू के इक्वल है। कब? जब करंट 1 एम्पियर और टाइम 1 सेकंड तक के लिए फ्लो हो। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है ऑफ द सब्सटेंस? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। कब? when 1 एम्पियर करंट पास हो सोल्यूशन में कितनी देर तक? 1 सेकंड तक। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाय फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे लॉ यही है, W इक्वल टू जेड आई टी। लेकिन मैंने यहां से ये I इक्वल टू 1 और T इक्वल टू 1 करके आपको केमिकल इक्विवेलेंट का डिफिनेशन बनाने की कोशिश की, जिससे आपको ये पता रहे। और ये वाले काम हम बहुत बार कर चुके हैं, वैसे 1 1 करके डिफिनेशन हम लोग कई बार बनाते हैं, है ना? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ लो। अच्छा डब्ल्यू तो चलो आप जानते ही हो क्या होता है। डब्ल्यू क्या है? मास। तो यूनिट क्या होगी? ग्राम। जेड क्या? जेड की यूनिट आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? अरे सर अभी आपने बोला डब्ल्यू इक्वल टू जेड क्यू, तो जेड किसके इक्वल हो गया? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू बोले तो ग्राम। क्यू मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों? कूलम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कूलम के इक्वल होता है। कूलम यूनिट होती है, आपको अच्छे से पता है। तो यहां से आपने क्लियरली इस बात को समझ लिया कि डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी? मास। मास की यूनिट क्या होगी भाई? ऑब्वियसली ग्राम। क्यू की यूनिट होगी कूलम, तो जेड की यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर कूलम। सिंपल। कोई ऐसी बात तो है ही नहीं कि जो लग रहा हो अरे फिर क्या बता दिया, समझ में नहीं आया। कितना सिंपल है। मतलब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या सीखा? कि सर हमने यही सीखा कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या सर इसी को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस है। Q को हम IT भी लिख सकते हैं, तो सर यही फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू जेड आई टी। और सर हमने अगर I को 1 और T को 1 कर दिया तो Z इक्वल टू क्या हो गया? W। इसी को हमने देखो, ये देखो वर्ड फॉर्म में बोलना सीख लिया। यूनिट क्या होगी सर? ऑब्वियसली जेड की, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू मतलब ग्राम पर कूलम। कितना आसान है। ठीक, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे? मैं हूं तो टेंशन लेने की कोई बात वैसे भी नहीं है मेरे लाल, टेंशन मतलब सब लोग। ठीक, चलो देखते हैं सेकंड लॉ क्या है। पहले दोनों लॉस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके एक वीडियो बनेगा जिसमें आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरी पे बात करते हैं। सिंपल है एकदम, टेंशन मत लेने का। मैं हूं तो सारी टेंशन केमिस्ट्री की मेरी। आप सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं बोलूँ वो करो। केमिस्ट्री तो हलवा है यार, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो सेकेंड लॉ तो फैराडे क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के, और उन्हें हमने क्या जोड़ दिया? दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल उन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में हमने क्या कर दिया? उन्हें कनेक्ट कर दिया है। कहता है और इन दोनों से हमने क्या किया है? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, भाई यहां भी मास डिपॉजिट होगा कैथोड एनोड पे, यहां भी मास डिपॉजिट होगा कैथोड एनोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि W इस बार जो मैं बोल रहा हूं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? इक्विवेलेंट मास। E, आपको पता है इक्विवेलेंट मास को E से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी, या आप बोल सकते हो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। या आप ऐसे नोटिस करो कि जब मैं सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जाऊंगा तो याद करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही थी, तो मैं कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा हूं, वही है तुम्हारा एन फैक्टर। अभी क्लियर? क्या कहता है सेकेंड लॉ फैराडे का? कहता है द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, then amount of the substance deposited is directly proportional to their equivalent weight। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। देखो डायग्राम आपको क्लियर कर देगा मामला। ये देखो दो इलेक्ट्रोलाइट जुड़े हैं आपस में, ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं? दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपस में जुड़े हैं, ठीक है, किसमें? सीरीज में जुड़े हैं। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे दोनों के थ्रू, तो हम देखेंगे कि जो डिपॉजिट हो रहे हैं सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे वो अपने इक्विवेलेंट मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चलो इसी को अब लिख लेते हैं।
वर्ड्स फॉर्म में तुमने बात कर लिया, अब इसी को लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि अगर मैं ऐसे कहूं कि जो पहले वाले में मास डिपॉजिट हुआ वो किसके इक्वल, इक्विवेलेंट, दूसरे वाले में जो हुआ वो किसके इक्वल, वो भी इक्विवेलेंट। तो मैं लिख सकता हूँ ना W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। अगर मैं दो सेल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो। ये देखो ऊपर मैंने क्यों एग्जांपल में सिल्वर और कॉपर यूज किया है, क्योंकि ऊपर डायग्राम में देखो लिखा हुआ है, डायग्राम में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर का लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कैथोड पे सिल्वर जाएगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो W यहाँ से जाएगा वो किसके इक्वल होगा भाई, इनके इक्विवेलेंट मास के। यहाँ जो W2 जा रहा है वो किसके इक्वल होगा, कॉपर के इक्विवेलेंट मास के। तो उसी को मैंने एक साथ क्या लिखा कि W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये देखो ये मैंने लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और अभी हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ में पढ़ा ही है कि W इक्वल टू क्या होता है, ZIT। अब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो IT तो सिमिलर हो गया है ना, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो सब्सटेंस का है वो तो भाई ऑब्वियसली अलग होगा। तो W1 अपॉन W2 जो कि E1 अपॉन E2 के इक्वल था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, W1 और W2 की जगह ये लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, यही फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, Z1 IT अपॉन Z2 IT, ये किसके इक्वल, E1 अपॉन E2 के। मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल, सिंपल है ना, E1 अपॉन E2 के। IT और IT दोनों का कट गया भाई, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास है। तो आपको यहां से नोटिस क्या हुआ कि Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो सब्सटेंस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उनके इक्विवेलेंट मास के। अभी तक ये सवाल था ना Z कैसे निकाला जाए, तो अभी क्लियर हो गया कि Z निकालने के लिए मेरे पास क्या है, Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E। मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट मास के। जिस भी सब्सटेंस का आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल रहे हो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, उन्हीं के इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। W इक्वल टू हमने पढ़ाई था फर्स्ट लॉ में, ZIT, और सेम इलेक्ट्रिसिटी है तो IT दोनों का बराबर। ये Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या हो गया, E1 अपॉन E2। मतलब यहां से निकल के आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। ठीक, अभी कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे इस पे न्यूमेरिकल लगा जाए, थोड़ा सब्र रखो। ऑब्वियसली इस पे वीडियो आपको नीचे में दिखेगी, आप आराम से सॉल्व करोगे एकदम आसानी से। आपको लगेगा सर मेरे बुक में तो बहुत बड़े बड़े लगाए, पता नहीं क्या लिखा है। मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा, फटाफट क्वेश्चन लगाओगे, डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलो कुछ क्वेश्चन समझते हैं, कुछ देख लेते हैं। देखो आपको ये पता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो अगर मैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 में 6.023 इंटू 10 के पावर 23 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर आता है 96487। या इसी को हम होल नंबर में लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब एक डाटा बनाया गया है वो है 96500 कूलम। तो अगर आप कभी कोई पूछे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो 1 फैराडे के इक्वल, और 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96500 के इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ कि आपको दिखे चीजें, फिर से याद कर लो। मैंने क्या बोला, 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है, 96500 कूलम। और 1 फैराडे है क्या, ये क्या है, चार्ज किस पे, ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं आपसे चार्ज पूछूं तो वो होता है 1 फैराडे के इक्वल, और वो कितना होता है, 96500 कूलम। ठीक, हेलो, ठीक। मतलब अगर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, कि 1 फैराडे कितने ग्राम सब्सटेंस को डिपॉजिट करेगा, 1 मोल को करेगा, 1 ग्राम को करेगा। तो ध्यान रखो कितने करता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रख लो, स्टार मिलेगा ये क्वेश्चन तुम्हें। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना सब्सटेंस डिपॉजिट करता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस, 1 मोल नहीं, 1 ग्राम भी नहीं, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस
डिपॉजिट करता है। क्लियर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, तो चलो इन दोनों लॉ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल में हमें काम आएंगे। जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो ये एक बार रिवाइज कर दूंगा ये फॉर्मूले, डोंट वरी। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो आपको यूज करते हैं होते हैं। वो क्या है कि E इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q इंटू 96500। क्या होता है W इक्वल E इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q इंटू 96500। आपको इन सब फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी न्यूमेरिकल के टाइम पे, मैं आपको और अच्छा तरीका बता दूंगा फिलहाल के लिए, लेकिन नोट कर लीजिए। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वो किसके इक्वल है, W अपॉन Q इंटू 96500। ई क्या है, इक्विवेलेंट मास, मैंने बताई दिया आपको ऑब्वियसली। तो यहीं से W इक्वल टू क्या हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, QE अपॉन 96500। क्यू आप जानते हो IT से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ITE अपॉन 96500। या हेलो, या मेरे प्यारे बच्चों और क्या मैं कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Z इक्वल टू E अपॉन फैराडे, मतलब 96500। अब ये मैंने कैसे लिखा, हेलो, ये मैंने कैसे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, अभी ऊपर ही तो नोटिस किया आपने ये बात कि हम कैसे W को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं E के थ्रू, अभी ऊपर तो सिखाया था मैंने आपको, है ना, तो आसान है ये भी। अच्छा, अब कुछ बातें सुन लो, सुन लो, ये न्यूमेरिकल में आपको चुटकियों में लगाना सिखाऊंगा, चुटकियों में, टेंशन मत लो। कह रहा है कि जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, है ना, अच्छा चलो ये तुमको थोड़ा और रास्ता आसान करता हूँ, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, अच्छी चीज जो आपको लगेगा ये क्या है। देखो अब ऐसे देखो, जैसे मैंने बोला सोल्यूशन में पहले था Cu+2, वहां जाके क्या हो गया Cu, फिर आप बोलते हो सर Cu+2 Cu तभी होगा सर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मुझे ऐड करना पड़े, है ना, तभी तो ये न्यूट्रल हो जाएगा इधर। ये सर ये कौन सी प्रोसेस हुई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस क्या हुई, रिडक्शन। अब इस लाइन का मतलब समझो, तुम ये लिखते हो इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों लॉ पढ़े उससे रिलेट करता हूँ, तब तुम समझ पाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपने नोटिस किया, आपको पता है कॉपर का वेट क्या होता है, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 63। तो आप नोटिस करो एक मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ है, मतलब 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दो, ऐसा भाई 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 96500, तो 2 पे कितना, 2 × 96500 कूलम, मतलब 63 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने में मेरे प्यारे बच्चों इतना कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी लगा, इतना कूलम्ब हमें लगा, क्यों, तब जाके 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। अब क्वेश्चन में आपसे पता कैसे खेलेगा, इसी का अमाउंट कम या ज्यादा कर देगा, कहेगा फिर इतना करने के लिए कितना होगा, तो इतना मतलब इसके नीचे लिखे इसको x मान लेना। या आपसे ऐसे भी कह सकता है कि इतना क्यू दिया हमने, क्यू तब कितना होगा, तो क्यू के नीचे लिखे इसको x मान लेना। मतलब सिंपल यूनिटरी मेथड, ये सब की जरूरत भी तुम्हें नहीं पड़ेगी, इतने फॉर्मूले तुम्हें लगे कौन याद करे सर, याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं कहीं के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए कहूँ कि तुम्हारे न्यूमेरिकल को चुटकियों में आसान बना दूं, तुम्हारे लिए आसानी से लगने लगे फटाफट। समझे ये वाला गेम, समझे, है ना, जैसे आप रिएक्शन लिखोगे हर बार ऑब्वियसली लिखोगे ऐड कैथोड एनोड, तो ऐसे तो लिखोगे, और ऐसे लिखोगे तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन्स, और कोई चीज 1 मोल है तो कितना उसका मास होता है, अपने मोलर मास के इक्वल, ये तो आप जानते ही हो। तो 63 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज लगा, इतना। अब मान लो मैं इसी को डबल कर दूं, मैं कह दूं 126 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो इसके नीचे लिखना 126 ग्राम, यहाँ लिख देना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x की वैल्यू मेरे भाई तुम्हें मिल जाएगी, साफ साफ दिख रहा होगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 × 96500 इंटू 126/63, यहाँ 2 फेंक के मारना, ये कट जाएगा। मतलब अब कितना पहले लग रहा था 2 × 96500, अब लिखोगा 4 × 96500, भाई मास डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन लग जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब अब हमें जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में, तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ ये भी निकाल सकते हैं। ये फैराडे भैया ने अपने 2 लॉ से हमें सिखा दिया। पहले लॉ में हमें क्या फॉर्मूला मिला था, W इक्वल टू ZIT। दूसरे वाले लॉ में हमें क्या फॉर्मूला मिला कि भैया W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, या आपने ये भी नोटिस किया इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 भी हमें मिल गया। ठीक, तो इससे भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स की वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि अरे बड़ा आसानी से न्यूमेरिकल लग गया। ठीक, तो ये बात हुई इलेक्ट्रोलिटिक सेल की।
अब हम आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 में, जिसमें अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, जहां पे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप इतना रिवाइज करके तभी नेक्स्ट वीडियो आराम से प्रॉपरली देखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक क्या करना है, अभी अपना ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। जय श्री राधे, नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए मन लगा के।